तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना रुद्रा प्रवाल को साथ लेकर सेनापति राघव के साथ आगे के सफर के लिए निकल पड़ता है। पर जंगल में उनका सामना एक खूंखार शेर से होता है। शेर के हमले में राघव बुरी तरह से घायल हो जाता है और उसे बचाने के लिए रुद्रा शेर के सामने डटकर खड़ा हो जाता है। पर शेर के एक हमले से ही उसकी तलवार उसके हाथ से छूट जाती है। अब निहत्था रुद्रा शेर के सामने खड़ा था, पर अब देखना यह है कि क्या रुद्रा उस शेर का सामना कर पाएगा। जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड। आप सुन रहे हैं आदि शक्ति का रहस्य एपिसोड 25। अगर रुद्रा अपनी तलवार नहीं छोड़ता तो उसका हाथ जख्मी हो जाता। अब रुद्रा के हाथ में तलवार नहीं थी, फिर भी वो खड़ा था। ये देख राघव सोचने लगा, अरे नहीं, शेर के अगले हमले से रुद्रा बुरी तरह से घायल हो जाएगा और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि वो शेर उसके साथ क्या करेगा। और अब मैं जख्मी होने के कारण खुद भी कुछ नहीं कर सकता। अभी शेर के हाथों हम दोनों की मृत्यु तय है। तभी शेर ने रुद्रा की गर्दन को निशाना बनाते हुए छलांग लगा दी, पर शेर की छलांग रुद्रा पर आती इसके पहले ही रुद्रा ने नीचे झुककर एक जबरदस्त मुक्का शेर के पेट में दे मारा। मुक्का लगते ही शेर 10 फीट हवा में उछलकर 15 मीटर दूर एक पेड़ से टकराकर नीचे गिरा। कुछ ही पलों में शेर दोबारा उठकर खड़ा हो गया, पर अब हमला करने के बजाय वो वहां से भागने लगा। दरअसल रुद्रा ने 10 हाथियों के बल का आह्वान कर उसे एक मुक्का मारा था, इसीलिए शेर की ये हालत हुई थी कि उसने हमला करने के बजाय वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। शेर को भागता देख रुद्रा और राघव के चेहरे खुशी से खिल उठे। राघव हालांकि जख्मी था, फिर भी जैसे तैसे वो उठकर खड़ा हो गया। रुद्रा को देखकर वो सोचने लगा, ये लड़का कोई योद्धा नहीं, फिर भी अपनी मुट्ठी के एक ही प्रहार से उसने शेर को भागने पर मजबूर किया है। ये तो शायद कोई योद्धा भी नहीं कर सकता। अब मुझे संदेह नहीं, पक्का यकीन हो गया है कि रुद्रा कोई साधारण लड़का ना होकर बहुत बड़ा योद्धा है। अब राघव के आंखों में रुद्रा के प्रति सम्मान दिखने लगा था, क्योंकि आज रुद्रा की ही वजह से उसकी जान बच पाई थी। अब तक पीछे भागता प्रवाल भी शेर को भागते देख वापस लौट आया था। वाह भाई रुद्रा, तुम तो कमाल के योद्धा हो। ना तीर से ना तलवार से, बस एक ही मुक्के से शेर को भगा दिया। वाकई तुम्हारी ताकत अद्भुत है। प्रवाल रुद्रा की तारीफ कर रहा था। इसी बीच रुद्रा ने राघव की ओर देखा। शेर के पंजों से राघव का हाथ जख्मी हो गया था। जख्म इतना गहरा था कि उनमें से खून बह रहा था। रुद्रा ने उसका हाथ पकड़कर पास ही मौजूद एक बड़े से पत्थर पर उसे बिठाया और अपने कमर से औषधि लेप की डिब्बी को निकालकर उस लेप को उसके जख्मों पर लगाने लगा। कुछ ही पलों के बाद राघव के जख्म सामान्य हो गए। अब ना तो उनमें से खून निकल रहा था और ना ही राघव को अब दर्द हो रहा था। वो खुद को अब पहले की तरह तंदुरुस्त महसूस करने लगा। फिर वो रुद्रा की ओर देखते हुए बोला, रुद्रा, मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई सेनापति जी, ये तो केवल सहयोग मात्र था। इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये तो मुझसे हो गया है। रुद्रा मुस्कुराते हुए बोला। तभी राघव बोल पड़ा, रुद्रा, अब तुम मेरी टांग खींच रहे हो। एक पल की चुप्पी के बाद उसने कहना जारी रखा, लेकिन उस समय भी मैं तुम्हारे भलाई के लिए ही बोल रहा था, क्योंकि उस दिन अगर तुम उस सामान के बारे में थोड़ी सी भी लालच दिखाते तो प्रवाल की तरह तुम भी काल कोठरी में होते। तभी गंभीर आवाज में रुद्रा कहने लगा, असल में धन की लालच होना कोई बुरी बात नहीं, पर अगर वो धन तुम्हारे अपनों के काम ना आए तो उस धन का क्या मतलब। रुद्रा की ये बातें सुनकर प्रवाल का चेहरा उतर गया। ये देख रुद्रा बोला, प्रवाल भैया, मेरी बात को तुम दिल पर मत लेना, क्योंकि जो गलती हो गई सो हो गई। लेकिन अब जब उस गलती को सुधारने का मौका तुम्हारे पास है तो तुम्हें वो मौका नहीं गंवाना चाहिए। तभी प्रवाल बोल पड़ा, रुद्रा, मैं तुम्हारी बात को जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। अब तक वो जंगल के ऊपरी भाग में पहुंच गए थे। वो मैदानी क्षेत्र होने की वजह से वहां बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं थे। हर तरफ बस कुछ घास और छोटी छोटी झाड़ियां थी। अब सूरज डूब चुका था।
धीरे धीरे सारा जंगल शाम की आगोश में समाने लगा और कुछ ही देर में भयावह ठंडी रात पूरे जंगल को घेरने के लिए तैयार बैठी थी। इसीलिए उन तीनों ने कुछ सूखी लकड़ियां जमा करके आग जला दी। अब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा था। रात में आगे बढ़ने के बजाय उन्होंने सुबह होने तक वहीं पर रुकने का फैसला किया। रात होने की वजह से अब ठंड काफी बढ़ गई थी, इसलिए तीनों ही आग के इर्द गिर्द बैठ गए और आग की ऊष्मा को अपने शरीर में समाने लगे। तभी रुद्रा बोल पड़ा, सेनापति महोदय, क्या भोजन की कुछ व्यवस्था है आपके पास, या रात भर भूखा ही रहना पड़ेगा? देखो रुद्रा, हर बार सेनापति सेनापति कहकर मत बुलाओ, तुम मुझे भैया कह सकते हो। नाराजी भरे लहजे में राघव बोला। फिर उसने कमर से एक पोटली खोली और सबके सामने रख दी। उस पोटली में 5 लड्डू थे। उन लड्डुओं को देखकर रुद्रा बोला, राघव भैया, ये तो केवल 5 ही लड्डू है, इनसे शायद ही हमारा पेट भरेगा। तभी राघव कहने लगा, अरे रुद्रा, ये कोई साधारण लड्डू नहीं है, ये बेहद ही खास किस्म के लड्डू है। अगर कोई व्यक्ति इनमें से सिर्फ एक ही लड्डू का सेवन करता है तो उसका पेट पूरी तरह से भर जाता है, और इतना ही नहीं, अगले 12 घंटों तक उसे दोबारा भूख भी नहीं लगती। तभी रुद्रा एक लड्डू लेते हुए बोला, क्या सच में? सेनापति महोदय, अगर ऐसा है तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तभी राघव तपाक से बोल पड़ा, रुद्रा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुम मुझे सेनापति कहकर पुकार रहे हो। तभी हाथ में पकड़े लड्डू को खाते हुए रुद्रा बोल पड़ा, अरे राघव भैया, आप तो नाराज हो रहे हो, लेकिन इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मेरे हिसाब से एक सेनापति को सेनापति कहना मतलब एक प्रकार का सम्मान देना होता है, इसलिए मेरा आपको सेनापति कहना उचित ही है। तभी राघव ने कहा, नहीं रुद्रा, ये नियम उन साधारण लोगों को लागू होता है जो मेरे नीचे काम करते हैं, लेकिन तुमने तो अभी अभी मेरी जान बचाई, इसलिए ये नियम अब तुम पर लागू नहीं होता। बातें करते करते वो लोग लड्डुओं को भी खा रहे थे। अरे राघव भाई, मुझे ये बताओ कि तुम इतने कम उम्र में सेनापति कैसे बन गए? इस बार प्रवाल ने पूछा। सचमुच राघव सेनापति तो था, पर उसकी उम्र मात्र 22 साल की थी, और इतने कम उम्र में सेनापति के पद पर पहुंचना कोई साधारण बात नहीं थी। अरे हाँ, बोलो ना राघव भैया, मुझे भी सुनना है। अब जबकि रुद्रा ने भी जोर दिया तो राघव बताने लगा, तो तुम्हें मेरी कहानी जाननी है? ठीक है, फिर सुनो। क्षितिजपुर राज्य के एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी एक किसान थे। बचपन से ही मुझे खेलकूद और तलवारबाजी का बड़ा ही शौक था, इसीलिए क्षितिजपुर की हर साल की तलवारबाजी प्रतियोगिता देखने मैं जरूर जाता था। फिर वापस आने के बाद लकड़ियों की तलवार बनाकर मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, लकड़ी की जगह लोहे के तलवार ने ले ली, और फिर तलवार चलाने के गुण भी अपने आप ही आने लगे। हालांकि मेरे कोई गुरु या मार्गदर्शक नहीं थे जो मुझे प्रशिक्षण दे सके, इसलिए तलवारबाजी की तकनीकों को और उनकी बारीकियों को समझकर मैंने खुद ही तलवारबाजी के अनगिनत दावपेच बनाए, जिसे समझ पाना सामने वाले के लिए भी संभव नहीं था। फिर 18 साल की उम्र तक मैं एक अव्वल दर्जे का तलवारबाज बन गया। 18 साल से कम उम्र वाले हर साल होने वाली इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते थे, इसलिए मुझे भी आज तक इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर नहीं मिला था। पर अब मैं 18 साल का हो गया था, इसलिए मैंने भी इस प्रतियोगिता में अपना नामांकन कर दिया। फिर वो दिन भी आ गया जब मुझे सैकड़ों लोगों के सामने मेरे तलवारबाजी का प्रदर्शन करना था। एक बहुत बड़े मैदान के बीचों बीच वो मंच बना था, और पूरा मैदान लोगों से खचाखच भरा था। क्योंकि मैं दूर के एक छोटे से गांव से आया था, इसीलिए मुझे पहचानने वाले वहां ना के बराबर थे, और जो मेरे गांव के कुछ 2-4 लोग थे, उन्हें मुझसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। वो तो सिर्फ प्रतियोगिता देखने आए थे। जैसे जैसे प्रतियोगिता शुरू होने का समय नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे मेरा उत्साह भी बढ़ रहा था।
जिस मंच को आज तक मैं दूर से ही देखता था, उस मंच पर आज मुझे अपना प्रदर्शन करने का मौका मिलने वाला था। प्रतियोगिता में कुल 40 योद्धाओं ने अपना नामांकन किया हुआ था, जिसमें मैं भी शामिल था। उन योद्धाओं की उम्र 18 से लेकर 30 तक थी। उन 40 योद्धाओं को 4 वर्ग में बांटा गया था, मतलब एक एक वर्ग में 10-10 योद्धा थे। 10 में से किसी एक को ही अंतिम 4 में आना था। फिर विजय योद्धा बनने के लिए अंतिम 4 की लड़त होनी थी। इस तरह कोई एक ही योद्धा अंतिम विजयी होता था, जिसे पुरस्कृत किया जाता था। हालांकि मुझे विजय योद्धा बनने की कोई लालसा नहीं थी। मुझे तो बस मेरी तलवारबाजी के गुण लोगों को दिखाना था। इसीलिए हार जीत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मेरा उद्देश्य केवल ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा देर तक मंच पर टिका रहूं और अपने तलवारबाजी के गुण लोगों को दिखाता रहूं। अगर उस समय लोग मेरे पैतरों को देखकर खुशी से तालियां भी बजाते तो वही मेरे लिए मेरी जीत होती। अब वो समय आ गया था जब प्रतियोगिता शुरू होने जा रही थी। तभी उद्घोषक की आवाज सुनाई पड़ी। प्रथम चरण की स्पर्धा शुरू होने जा रही है, जिसमें प्रथम स्पर्धक है विवेक और विशाल। घोषणा सुनकर विवेक और विशाल दोनों ही मंच पर आ गए। पंच ने दोनों का एक दूसरे से परिचय कराकर स्पर्धा शुरू करा दी। करीब आधे घंटे तक दोनों में भीषण स्पर्धा चलती रही, पर विशाल के तेज गति के आगे विवेक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और कुछ ही देर में विवेक ने अपनी हार स्वीकार कर ली। नतीजन विशाल इस प्रतियोगिता का विजेता रहा। इसके बाद दूसरी प्रतियोगिता अनिकेत और सागर में रही, जिसमें सागर विजयी रहा। तभी तीसरे स्पर्धा के लिए घोषणा हुई। देवियों और सज्जनों, अब आएंगे अभिषेक और राघव। अभिषेक का इस स्पर्धा में भाग लेने का ये चौथा साल था, इसीलिए दर्शक में से बहुतांश लोग उसे जानते थे। वो 22 साल का हट्टा कट्टा और मजबूत नौजवान था। उसके सामने मैं बच्चा सा दिख रहा था। तभी दर्शकों में से आवाज आई, अरे अभिषेक, जरा देखना, तुम्हारा प्रतिस्पर्धी एक बालक है, ध्यान से, उसे ज्यादा चोट मत पहुंचा देना। मुझे सामने पाकर अभिषेक सहज लग रहा था। उसकी ओर देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बारे में कुछ सोच रहा हो। शायद वो सोच रहा होगा कि मैं उसके केवल 2 से 3 हमलों में ही हार जाऊंगा। पर मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि मैं वहां हारने या जीतने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपनी कला लोगों को दिखाने के लिए आया था। इसीलिए मैं उत्साहित था। अब स्पर्धा शुरू हो गई। अभिषेक मुझ पर हमला करने लगा, पर मैं रक्षात्मक तरीके से उसके हर वार को नाकाम कर रहा था। इस वजह से वो और ज्यादा चिढ़ रहा था। हमें लड़ाई करते करते लगभग 1 घंटा होने वाला था, इसलिए अभिषेक के चेहरे पर अब थोड़ी थकान दिखने लगी थी। तभी दर्शक दीर्घा में से आवाज आई, अरे भाई, लगता है ये बालक अभिषेक को हरा देगा। एक आदमी बोला। तभी दूसरे ने कहा, इसे देखकर नहीं लग रहा था कि ये अभिषेक के 2 या 3 हमलों को भी झेल पाएगा, लेकिन इसने तो घंटे भर से अभिषेक को उलझाए रखा है। अरे वाह, ये लड़का आगे चलकर जरूर बहुत बड़ा योद्धा बनेगा और खूब नाम कमाएगा। तभी तीसरे ने कहा, नहीं, अभिषेक इस लड़के से नहीं हार सकता। देखना, अभी वो अपना गुप्त वार करेगा और ये लड़का चारों खाने चेत। अब तक इतने देर तक चल रही इस लड़ाई से अभिषेक बहुत ज्यादा चिढ़ गया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझ पर एक जोरदार प्रहार किया, पर उसी समय मैंने अभिषेक के वार को अपनी तलवार से ही रोककर उस पर उल्टा प्रहार कर दिया, जिसके कारण अभिषेक के हाथ से उसकी तलवार छूट गई और वो हार गया। अपना सिर झुकाकर वो वहां से जाने लगा। तो दोस्तों, प्रतियोगिता की पहली जीत ने राघव में उत्साह तो भर दिया था, पर क्या वो प्रतियोगिता के पहले स्तर पर पहुंच पाएगा? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।